थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मास ट्रांसफ़र क्या होता है, कब होता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र कब होती है, कौन से सिस्टम में, किसको हम सिस्टम कहते हैं, किसको हम सराउंडिंग कहते हैं, सोच ले थोड़ी देर। और फिर उसके बाद बाउंड्रीज में मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। डायथर्मल में, डाय से याद रखना कि दोनों तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, बाकी एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। शायद आगे लिंक करूँगा मैं कहीं इसको एडियाबैटिक वगैरह को। थर्मल इक्विलिब्रियम में जब होते हैं वो होता है जब हीट कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिकल स्टेट, हीट है ना यहाँ पे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता था काइनेमेटिक्स में जब फोर्स जीरो होती थी। यहाँ पे इतना है जब हीट जीरो है, कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट वहाँ था फोर्स, यहाँ है तो हीट। थर्मल इक्विलिब्रियम का तो अगर वो सेम है, मतलब अगर वो ज़ीरो है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम है, दोनों सिस्टम। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ तभी तो शायद वो एम्स वाला जो क्वेश्चन था गाड़ी में है वो इसमें, कि इसमें तो फिर हीट, क्योंकि हीट हमने दी नहीं है, हमने तो एक रेस्ट पे रखा, एक मूविंग कर दिया, तो इनमें थर्मोडायनेमिकल स्टेट में तो तब चेंज आएगा जब ये हीट हम इसको दे रहे होंगे, इसलिए दोनों की इंटरनल एनर्जी यहाँ पे सेम है, हीटिंग दी हमने। सेम पाथ को रिट्रेस करें तो रिवर्सिबल, नहीं तो इरिवर्सिबल, भले ही एक जब पोजीशन पे आ जाए। साइक्लिक का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होती है, यानी कि ये पॉइंट सेम होगा पी और वी। थर्मोडायनेमिकल स्टेट सेम होती है इनकी, इनिशियल और फाइनल। तो पाथ हो सकता है रिट्रेस हुआ हो, नहीं भी हुआ हो, लेकिन साइक्लिक होगा तब जब इनिशियल फाइनल पॉइंट। ज़ीरोथ लॉ हमने पढ़ा था कि अगर टी ए और बी अगर उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी, ए है ये है तो ये भी होंगे, ठीक है। अब आते हैं तो मेन बात थर्मोडायनेमिक्स की। अब सर ने पहले क्वेश्चन पूछा कि गैस 5 जूल वर्क करता है, सही है या गलत? तो एक गलत है कि क्योंकि वर्क और हीट गैस की नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। 10 जूल हीट नहीं बोल सकते हम, 5 जूल वर्क नहीं बोल सकते हम, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कतई नहीं बोलेंगे। तो वर्क करता है डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट यूज टू डिफाइन स्टेट ऑफ अ गैस, मतलब किस पाथ से गया किस पाथ से वापस आया, क्योंकि अगर सेम एग्जैक्ट सेम पाथ से आया तो जीरो हो जाता है। जो हम पे साइकिल्स पे पढ़ेंगे तो डिपेंड अपॉन पाथ करता है, उसकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो प्रेशर कितने प्रेशर पे कितने टेम्परेचर पे। तो अगर हमें वर्क डन बाय गैस निकालना है तो हमने डी एफ डॉट डी एक्स का यूज़ करके हमने पी डी वी निकाला, जहाँ पे हमने फोर्स को पुट करके किया। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वी एफ बड़ा है, वी आई छोटा है, तो चेंज इन वर्क क्या हो जाएगा, मतलब डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वी डिक्रीज हो रही है तो वी एफ छोटा है, यानी कि डी डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो हीट एनर्जी और वर्क आर कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिकल स्टेट, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी आता है, और अगर प्रेशर वेरिएबल है तो एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि वेरिएबल प्रेशर में हम निकाल रहे थे वो सारा, और लेकिन जो वी है वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए और पी उस पर, क्योंकि सर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये वाला ग्राफ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरफ से तो नहीं कर रहा, पर हाँ इस तरफ से कर सकता है कि हम इस वाला एरिया देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्क डन इंक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट को देखते हैं यार एरिया में, इंटीग्रेशन में जब एरिया आता है तो लेफ्ट से राइट देखते हैं तो वो बढ़ रहा है, ऐसे आगे हो जा रहे हैं यानी कि बढ़ रहा है, और वैसे भी बढ़ ही रहा है तो वर्क डन भी बढ़ ही रहा होगा, क्योंकि मोस्टली क्योंकि फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है एक तरह से समझ लो जो वर्क है। और इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ है जो इस वाले बात में, यानी कि इस बात पे भी कोई वर्क नहीं हुआ, इस बात पे करना क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो हो गया, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली वर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है। और इसका बेस्ट मेथड तो वही है कि एम आर स्टार लगाओ, क्लोज लूप का एरिया निकालो। अगर वो बड़े वाला है जो वो एंटी है तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन होगा, अगर बड़े वाला पॉजिटिव होता तो सर अगर आपको ज़्यादा फील लेनी है तो आप यहाँ पे लेक्चर में जो लिखे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट साइड में वो पढ़ सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ऊपर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस देखना है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, यानी कि पी टू माइनस पी वन का भी हाफ, यस, वी टू माइनस वी वन का भी हाफ। दो रेडियस आगे, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, आर स्क्वायर होता है ना, तो एक ये आर और एक ये आर, तो पाई बाहर है। अब पॉजिटिव वर्क है क्योंकि ये साइक्लिक है, यहाँ पे भी ये नेगेटिव वर्क आएगा क्योंकि ऊपर वाला जो बिगर चीज़ है वो एंटी में चल रही है और पूरा वैसे एंटी में चल रहा है। और बाकी तो बेस कितना हुआ और हाइट कितनी हुई, मतलब पी टू माइनस पी वन, वी टू माइनस वी वन, तो ये बचा, ठीक है। और पी टू माइनस पी वन, मतलब पूरा वो देखना, अगर फील लेनी हो तो पूरा देखना है इसमें कवर करके।
तो बाकी आपने संभाल लिया इसको एरिया कवर करने में। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो ज़ीरो ही होगा ना, तो एरिया तो इतना सा है पी और वी के बीच में, और ये आगे को बढ़ रहा है, पर ये फाइनल पॉइंट पे पहुँचे हैं। मैं वैसे इसका सेम करने वाला था, लेकिन सर ने ये सबसे बड़ा किया W3, ठीक है, तो वैसे ही रखना इसको। उसके बाद है यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, तो मैक्सवेल ने सीधा सा लॉ निकाल दिया। मोस्टली हम आइडियल गैस लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जब ज़ीरो होगी तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर जाती है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। गैस के पास हीट है नहीं, गैस का वर्क है नहीं, ये नहीं कर सकते, लेकिन गैस का इंटरनल एनर्जी है, हाँ ये हम कह सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़ीरो है, 0 केल्विन है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 0, यानी कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है नहीं, क्योंकि मास वगैरह भी तो डिपेंड करेगा। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जब तो आप के प्रोपोर्शनल हटाओगे तो हाफ के भी आएगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि वन मॉलिक्यूल ड्यू टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे है हाफ के बी और टी। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट लगाया, जब मैंने यू से टेम्परेचर से मैंने कांस्टेंट से हटाई तो हाफ के बी लगा, बी ये सिर्फ नीचे लिखा है, एक तरह से हाफ के टी ही है, ठीक है, या फिर के टी बाई 2 भी कह सकते हैं। जब एन मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था ना, तो अगर इसके जब हम एन मॉलिक्यूल लेंगे तो हाफ एन के बी टी आएगा, और उसके बाद हमने अगर 1 डिग्री लिया था हमने यहाँ पे, तो अगर हम प्रॉपर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे तो हाफ के टी एन मॉलिक्यूल में मतलब बड़ा एन आएगा, और लास्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। तो लेकिन हम के बी को हम आर बाय एन ए लिखते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले एन को कन्वर्ट कर दिया था, जो कि मिस्टेक है मेरी, तो कहीं मैं दोबारा ना कर दूँ, तो याद रखना। तो के बी इज़ आर बाय एन ए, नॉट एन इज एन बाय एन ए, ठीक है। तो अगर हम मोल की बात करें, ये तो हमने मॉलिक्यूल में निकाला हाफ के बी एन टी, ठीक है, और अगर वो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो एफ भी जोड़ देते हैं आगे यहाँ पे, लेकिन हमें जब उसके बाद मोल में निकालना था तो हमने इसको मतलब के वी को हमने चेंज किया आर बाय एन ए में। तो एन बाय एन ए क्या होता है मोल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होता है नंबर ऑफ मोल इंटू एन, तो एन बाय एन ए क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से देखो मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन इंटू एन ए, तो एन क्या होगा मॉलिक्यूल बाय एन ए, ठीक है, तो यहाँ पे एन आ गया, तो हाफ आर एन एफ मतलब आर एन एफ टी बाई 2 इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन मोल ड्यू टू इट्स टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डेफिनेशन से मैंने सब कुछ अच्छे समझा के निकाला, तो 1 और 1 इसने मैंने बहुत हेल्प की है, तो इसको याद रखना। और यहाँ पे 3 सर्कल 2 बार आ चुका है मेरे पास, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज इम्पोर्टेंट, और सीरियसली इन ट्रिपल सर्कल को ये जहाँ जहाँ भी दिख रहा है। बाकी याद रखना 3 ट्रांसलेशनल है, जो ट्रांसलेशन तो सबके सेम ही होते हैं यार।